नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी जो फिजियोलॉजी की जो क्लासेस हैं दोस्तों, उसके अंदर हमने लगभग 14th क्लास इससे पहले या 15th क्लास अपने कंप्लीट की। ये अपनी 16th क्लास है दोस्तों, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। अब इंतजार नहीं है ज़्यादा, लगभग फिजियोलॉजी की 4 क्लास और होने वाली है। उन 4 क्लासेस में मैं लगभग 150 क्वेश्चंस के लगभग कराने वाला हूँ। तो इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेने हैं हमें। एग्जाम का काफ़ी कम टाइम है। इसके बाद में फिर और सब्जेक्ट बाकी बचे हैं, उनको भी लेना है। अभी काफ़ी सब्जेक्ट हैं दोस्तों। मैंने लगभग 65% तो मैं अभी यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, और लगभग रिमेनिंग मैंने कुछ न्यू एजुकेशन है उसके साथ में भी कुछ कंप्लीट किया है, कुछ पार्ट। तो वहाँ अगर आपको 15% अभी तक वहाँ कवर कर चुके हैं, 15 से 20%, तो लगभग मैं 80% तक कवर कर चुका हूँ दोस्तों पूरा टॉपिक। तो यहाँ जो न्यू पे कराया वो मुश्किल है यहाँ पे कराना, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है वहाँ पे। और मैं पीएसएम की सब्जेक्ट है वहाँ के, पीएसएम सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपकी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चंस कम से कम आपके बनते हैं पीएसएम से, ठीक है। क्योंकि ये रिलेटेड होती है एनएचएम से। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन होता है उससे, तो वहाँ पे पढ़ने 400 क्वेश्चन के लगभग, वहाँ पे 400 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अभी तक। लगभग 400 कंप्लीट किए हैं, 500 क्वेश्चन के लगभग उसमें कुल क्वेश्चन है। तो वो टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट आज टॉपिक रहा है उसमें 16th क्लास हम फिजियोलॉजी करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हमने जो कंप्लीट किया, जहां आपने छोड़ा था उसी की बात से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार मैं आप इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ दोस्तों। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो ऐसे करके एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये एस शेप्ड का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये शेप क्या होती है इसकी, एस शेप्ड, एस के जैसे, ठीक है। ये एस बना हुआ है, ऐसे बना होता है, ठीक है। ये एस शेप्ड का होता है। तो इसको अगर क्वेश्चन में गलती से आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपने को याद रखना है कि ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व है वो एस शेप्ड का होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383, द इंट्राप्लूरल प्रेशर एट द एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन। तो अगर डीप इंस्पिरेशन के समय जो इंट्राप्लूरल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है लगभग, तो अपने दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन में चर्चा की थी काफी पहले। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है -18 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पे इससे पहले भी हमने चर्चा की है दोस्तों। एंड इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पढ़ने इन वैसे तो जो प्लूरल प्रेशर था दोस्तों वो लगभग -4 तक था, ठीक है, mmHg तक, ठीक है। -3 to -4 ऐसे कुछ था, ठीक है। इससे पहले अपने चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन अगर गलती से वहां पूछे, तो इसको अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी तो यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने यहाँ गलती कर दी, एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन, इस जगह अगर गलती कर दी पढ़ने में, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है वो -18 mmHg होगा, ठीक है। तो ये होगा। तो यहाँ पे एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन पूछा है, ना कि केवल इंट्राप्लूरल प्रेशर पूछा है, ठीक है। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है, अगर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों हमने 358 क्वेश्चन के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। नॉर्मल जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो होता है कितना, -3 to -4 mmHg, ठीक है। यहाँ आपने इसके बारे में चर्चा कर ली थी दोस्तों, ठीक है। तो अब हम जो आगे चर्चा कर रहे हैं वो है एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 384, इन सिगरेट स्मोकिंग सर्फेक्टेंट इज। अब ये जो कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, कोई बीड़ी तंबाकू जैसे लेता है, तो उसके अंदर जो क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो अपना म्यूकस होता है वो अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। तो जो सिगरेट स्मोकिंग होगा उनमें डिक्रीज होगा सर्फेक्टेंट की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H+ आयंस मोर बाउंड टू। अब ये H+ आयंस है वो किसके साथ में ज्यादा उनका बाउंडेशन बनता है बहुत जल्दी, जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसके साथ में ये आयंस बहुत इजीली बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 386, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोक्सिया। अभी हाइपोक्सिया दोस्तों होता है कि एक लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हाइपोक्सिया बोला जाता है। ब्लड के अंदर अगर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये कब होगा, जब लंग्स में कोई किसी प्रकार के, जैसे कि कोई लंग्स आर नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। इट कैन बी कॉज्ड बाय ड्यू टू द लंग्स और हार्ट डिजीजेज एंड जैसे हाई एल्टीट्यूड होते हैं उनकी कंडीशंस में ये कंडीशन मिलती है। यहाँ पे जो अपन देखेंगे हाइपोक्सिया कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। उसमें एक तो स्टेगनेंट टाइप का होता है, ये स्टेगनेंट दे रखा है। एक होता है हाइपोक्सीमिक होता है, और एक होता है एनीमिक, और एक होता है यहाँ ये जो हिस्टोटॉक्सिक लिखा है वहां पे साइटोटॉक्सिक आ सकता है, साइटोटॉक्सिक, ठीक है। ये 4 टाइप का होता है।
तो यहाँ पे जो हाइपोक्सेमिक है ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है 387, इन ए नॉर्मल एडल्ट पर मिनट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट। अब पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 200 ml पर मिनट इसका प्रोडक्शन होता है। अपन ने पर हाउर भी देखा है, पर डे भी देखा है, तो पहले अपने इसके बारे में चर्चा पिछली बार कल क्लास में की थी। नेक्स्ट है दोस्तों हेमेटोक्राइट ऑफ वीनस ब्लड। जो हेमेटोक्राइट होती है, अब इस वक्त दोस्तों आपको दिखना नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन अपना। हेमेटोक्राइट ऑफ वीनस ब्लड इज 3% ग्रेटर देन आर्टेरियल ब्लड। जिसकी हेमेटोक्राइट होती है वो 3% ग्रेटर देन आर्टेरियल ब्लड होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा, जो हेमेटोक्राइट होती है वीनस ब्लड की वो 3% ग्रेटर देन आर्टेरियल ब्लड होती है, ठीक है। नेक्स्ट ए आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ना, ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टोटल डेड स्पेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब ये टोटल जो डेड स्पेस होता है किसके द्वारा कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे जो ये पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड है, आर्टेरियल गैस वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम, इन सबको मिलाकर के डेड स्पेस की गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है भाई कितना जो डेड स्पेस में ऑक्सीजन बचा है, इन सब की गणना करके जो बचा होता है उसको लेते हैं। तो ऑल ऑफ द वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनीमिया द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-DPG। अभी 2,3-DPG अपन ने कल भी पढ़ा था कि 2,3-बिस फोस्फो जो फोस्फो ग्लिसरेट होता है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है इंक्रीज हो जाता है एनीमिया के अंदर, जो हाइपोक्सिक कंडीशन होगी तो वहां पे ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देयर आर अबाउट, अब कितने अपने मिलियन से 300 मिलियन एलोलाई इन मेल। किसी भी मेन के अंदर 300 मिलियन एलोलाई होती है। लंग्स के अंदर कितनी एलोलाई होती है, 300 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 392, राइज ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इज कॉज्ड बाय। अब ये जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर होता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस दोनों की वजह से ये बढ़ता है। दोनों कंडीशन मिलेगी, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस, तो ये बढ़ जाएगा, राइज ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अकर्स। अपन ने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में काफी पहले भी क्वेश्चन चर्चा किए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आपको हमेशा ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो अपन ये अभी चर्चा की थी, एस शिफ्ट का होता है, इसके बारे में पढ़ा था, ये राइट में कब शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट में कब शिफ्ट हो जाता है। तो कौन कौन कंडीशन आप लिख लो, अच्छे से याद कर लो, तो आपको कहाँ वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे पूछा कि राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन शॉक, शॉक कंडीशन होती है क्या, क्योंकि यहाँ पे शॉक में डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहां पे शिफ्ट किस तरफ होगा, राइट की तरफ। फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, अब ये सबसे फास्टेस्ट जो एक्टिंग एंजाइम है वो कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो वो सबसे फास्ट एक्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑल आर द ट्रू अबाउट 2,3-DPG एक्सेप्ट। इनमें सभी कथन सत्य हैं किसके अलावा, तो ये कोज इसकी वजह से बोर इफेक्ट होता है, ये तो ये इसका आंसर नहीं है। बोर इफेक्ट जो होता है वो पीएच और CO2 इसकी वजह से होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट आएगा बोर इफेक्ट क्यों होता है, तो दोस्तों वहां पढ़ लेंगे। यहाँ लो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन और अल्टर्ड बाइंडिंग ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन और हाई लेवल ऑफ रेड ब्लड, ये सभी इसके कारण होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है बोर इफेक्ट, ठीक है। लंग्स डिफ्यूजन कैपेसिटी इज मेजर्ड विद। अभी जो लंग की डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, CO2 के द्वारा, ठीक है, CO2 के द्वारा मेजर की जाती है लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी। नेक्स्ट है 397, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज मैक्सिमम इन। ये वेंटिलेशन परफ्यूजन जो रेशियो है वो सबसे मैक्सिमम किसमें, अपेक्स ऑफ द लंग्स में। सबसे ज्यादा कहाँ होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, अपेक्स ऑफ द लंग, और सबसे कम कहाँ होगा, बेस ऑफ द लंग्स। ये दोनों याद रखें, सबसे ज्यादा अपेक्स में होगा जो अपेक्स है ना, और सबसे कम होगा वो बेस के अंदर, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। नेक्स्ट में वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी हमने पहले पढ़ा है दोस्तों। तो वाइटल कैपेसिटी को अपन करेंगे किससे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व, ये तीनों को मिला करके इनका जो टोटल होगा उसको देख करके अपन वाइटल कैपेसिटी गणना करेंगे। तो ये लगभग इनको सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 4600 के अराउंड ऐसे कुछ आते हैं। तो आप एक बार पढ़ लेना, कंफर्मेशन कर लेना टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। अब जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा में किसके साथ मिलके, तो ये कार्बोमाइन कंपाउंड के साथ, डिजोल्व फॉर्म के साथ और बाइकार्बोनेट, इन सभी के साथ मिलकर के ये ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा के अंदर, है ना। कार्बोमाइन कंपाउंड, बाइकार्बोनेट और डिजोल्व फॉर्म के अंदर, ये तीनों फॉर्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन इज इंक्रीज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन होती है वो इंक्रीज होती है सबकी वजह से, किसकी वजह से, यानी एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे हाइपरकेपनिया 2,3-DPG इनकी वजह से और मेटाबॉलिक एसिड इनकी वजह से ये इंक्रीज होता है, और ये जो इंक्रीज टेम्परेचर उसकी वजह से डिक्रीज होता है। यहाँ पे समझना, इंक्रीज पूछा तो ये तीनों की वजह से इंक्रीज होगा, ए बी एंड डी की वजह से, और सी की वजह से डिक्रीज होगा। रोल ऑफ 2,3-DPG इन हीमोग्लोबिन, इसी 2,3-DPG हीमोग्लोबिन, इसका रोल क्या है हीमोग्लोबिन के अंदर, ये अनलोडिंग करता है ऑक्सीजन टिश्यू, लेकिन ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है टिश्यू के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 402, हाइपोक्सिया कोजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। अभी हाइपोक्सिया की वजह से कहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से लंग्स पे इफेक्ट आएगा, तो वहां वेजो कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ने की वजह से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है कुछ इजी भी हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन याद करना है, आपको जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको क्वेश्चन को याद करना ही चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 403, विच इज सीन इन हाई एल्टीट्यूड। अभी हाई एल्टीट्यूड यानी वो कोई ऊंचाई पर जाएगा, जैसे हिमालय पे पहाड़ों पे इन पे जाएगा तो वहां पे रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा, एक आंसर यहाँ पे करना होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है, और अर्लीस्ट चेंज क्या होता है एल्टीट्यूड में, हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर वेंटिलेशन होता है, वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की वेंटिलेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। आल्सो पल्मोनरी, इसके अलावा भी क्या क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, अर्लीस्ट चेंज क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। इसके अलावा जो अदर जो कंडीशन होगी वो पल्मोनरी एडिमा, इनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सभी कंडीशन वहां पे मिलती है, इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं के बाद, वहां पे ऑक्सीजन साथ में लेके जाते हैं यहाँ से नीचे से। ठीक है, पहाड़ों पे हिमालयों पे, है ना। नेक्स्ट दोस्तों ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज इन, अभी ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके लिए डिक्रीज हो जाती है, किस कंडीशन में, हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर। ठीक है, हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की एफिनिटी वो हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट 405, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड विद डिक्रीज पीएच। ये किसकी वजह से, ये बोर इफेक्ट की वजह से। अभी अपन ने पहले चर्चा की थी, बोर इफेक्ट किसकी वजह से था, ये एक तो डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी और ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड विद डिक्रीज पीएच, पीएच डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए हो जाएगी ब्लड के अंदर। इन दोनों कंडीशन की वजह से, हाँ वहां मैंने गलती से कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का होगा दोस्तों ना, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से बोर इफेक्ट होगा। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, अभी टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कुल, तो वो 4 to 5 लीटर होती है, 4 to 5 लीटर। नेक्स्ट 406, ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू इज डिक्रीज्ड बाय, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है टिश्यूज के अंदर, जो रिक्वायरमेंट होती है वहां किसकी वजह से डिक्रीज होती है, तो अगर हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होगा तो भी होगा, इंक्रीज पीएच होगा तब भी, और इंक्रीज डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा तब भी ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में डिक्रीज होता है ऑक्सीजन की डिलीवरी टू टिश्यू। अब एक डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है, कहीं भी जैसे ऊंचाई पे कोई, जैसे गहराई में कहीं जाता है कोई, कोई जो तैराक होते हैं, तैरने वाले जो पायलट होते हैं, ऊंचाई पे बहुत ज्यादा हवाई जहाज उड़ाते हैं, उनमें क्या होता है, डिकम्प्रेशन सिकनेस आती है। तो किन किन में होती है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन के बारे में पहले जैसे क्वेश्चन है, और सिकली जो सिक हीमोग्लोबिन होगी उसके लिए इस कंडीशन में ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख ले दोस्तों ना, इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम बनने के चांसेस ज्यादा है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। नेक्स्ट 409, सेंट्रल साइनोसिस इज सीन इन। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस कब सीन होगा, जब ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो कितना घट जाएगा, 85% से कम हो जाएगा, तो वहां पे सेंट्रल साइनोसिस डेवलप हो जाएगा किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जब गिर जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज डिफाइंड एज, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किससे डिसाइड होती है, डिफाइंड होती है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम दोनों के द्वारा होती है, जो कितनी बच गई बाद में, सबसे लास्ट में जो एक्सप्रेशन के बाद है, और रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है उसके अलावा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग इज डिफाइंड एज ERV प्लस RV। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। एपनिया इज डिफाइंड, अभी एपनिया का मतलब क्या होता है, सिजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, ये होगा एपनिया। ऐसे टर्म्स जरूर याद रखनी है दोस्तों, ऐसी टर्म्स आएगी तो आपको याद जरूर रखनी है, क्योंकि ऐसी टर्म कोई गलती से पूछ लेगा तो वहां पे आपके गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सीन इन,
लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में और एंड इंस्पिरेटरी फेज के अंदर ये लीस्ट अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट इज नेसेसरी फॉर एल्यूरल स्टेबिलिटी, इसके लिए भी आवश्यकता है। सीक्रेटेड बाय द 26 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, जो गेस्टेशनल एज है उसको 26 वीक में ये सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और डेफिशिएंसी कॉजेज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है न्यूबॉर्न के अंदर, वो भी इसकी वजह से होता है, सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से। यहाँ पे ये ऑल ऑफ द आंसर करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो माउंटेन जो ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके अंदर सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, एक्यूट सिम्टम क्या आएगा, हेडेक, सबसे पहले उसके सिर दर्द मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन बफर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू, जो ऑक्सीजन बफर फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो किससे रिलेटेड होता है, डिसोसिएशन कर्व से। ठीक है, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन का अपने जो बात करें थे इससे पहले क्वेश्चन में, उसके बारे में चर्चा। नॉर्मल एल्यूरल वेंटिलेशन प्रेशर ऑन इंस्पिरेशन इज, अब जो नॉर्मल एल्यूरल वेंटिलेशन प्रेशर जो होगा इंस्पिरेशन के दौरान वो कितना होगा, -1 cm वाटर। ठीक है, तो ये वाटर में याद रखना है। ठीक है। द स्टिमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपर वेंटिलेशन एट द हाई एल्टीट्यूड, जो किसके स्टिमुलेशन की वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगा, तो पेरिफेरल जो कीमोरिसेप्टर्स हैं उनकी वजह से, इनके स्टिमुलेशन की वजह से हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा हाई एल्टीट्यूड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 418 द स्पायरोमीटर कैन एस्टिमेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो स्पायरोमीटर होता है वो सभी को एस्टिमेट करता है, किसके अलावा, तो यहाँ पे जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है उसको वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो स्पायरोमीटर किसको एस्टिमेट नहीं कर पाता है, टोटल लंग कैपेसिटी को, क्योंकि वहां पे कुछ रह जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी रह जाता है। यहाँ पे 4 जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है फर्स्ट सेकंड में उसको भी करता है, ठीक है, एक्सपायरेटरी फ्लो भी करता है, वाइटल कैपेसिटी इनको सभी को करता है, और केवल और टोटल लंग कैपेसिटी को ये एस्टिमेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी आंसर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लगभग 38 क्वेश्चंस के अराउंड लिए, 38 या 37 क्वेश्चन दिए। बहुत आज हेक्टिक लाइफ डे होने की वजह से मैं क्वेश्चन ज़्यादा तैयार नहीं कर पाया आपके लिए। तो दोस्तों मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करूंगा और नेक्स्ट क्लास में फिर कल से लेके आऊँगा। नेक्स्ट 4 डेज के अंदर अपन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे और आपकी एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होकर के दोस्तों अपनी बुक भी तैयार होती जा रही है। कुछ समय लगेगा, जो सेकंड पार्ट के लिए जो बुक आएगी वो कुछ समय लगेगा अभी। अगर फिर भी किसी को बहुत जल्दी होती है तो कोई व्यक्ति अगर वो चाहे कि मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ें चाहिए, तो वो जो हमारे नीम एजुकेशन वाले हैं उनकी साइट पे डल रखी है, तो वहाँ से उनके पता कर लें आप उनसे कि हमें जो सेकंड पार्ट है वहाँ, जैसे ये आप लैपटॉप में पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं आप इजीली वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ मिल जाता है, वहाँ उनको पढ़ सकते हैं बात करके। और बुक का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और बुक का इंतज़ार कर सकें तो 10 नवंबर तक करें कम से कम, जल्दी हम दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम तुरंत अगले दिन फिर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं राजस्थान के जीके के भी पार्ट कुछ करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान जीके में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई। इसके अलावा जो करंट है दोस्तों, करंट का मैं जरूर कल से मैं कुछ से 15-10 मिनट की क्लास ही लूँ, करंट के क्वेश्चन डालूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट के 5 से 10 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं, वो जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, करंट में कैसे भी 5 से 10 क्वेश्चन करंट के जरूर बनते हैं, तो मैं आपके करंट भी लेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं यही फिनिश करता हूँ।